नमस्कार, स्टडी IQ IS हिंदी में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है मनीष श्रीवास्तव और आपको पता है संडे के दिन शाम को 5 बजे हम एक प्रोग्राम लेकर आते हैं जिसका नाम है इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन। इस प्रोग्राम के अंतर्गत हम विश्व की अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो अलग-अलग संगठन है उनको यहाँ पे कवर करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका नाम है I2U2। अब आप सोच रहे होंगे ये I2U2 क्या है? तो ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है और ये अभी-अभी हाल ही के दिनों में बनी हुई है। मतलब इसको बने हुए जैसे अभी हमने यूएन पढ़ा तो 1945 तक हम चले गए। बार-बार हम वर्ल्ड वॉर की बात करते थे, लेकिन अभी जो ये काफ़ी चर्चाओं में रहता है I2U2 2021 से ही जो है ये काफ़ी चर्चाओं में आया है, इसकी बात करने वाले हैं। इसमें जो है कुछ देश हैं, तो ये I2U2 इसी से पड़ा हुआ है। इसमें इंडिया भी है, इसमें इज़राइल भी है, इसमें यूएसए भी है और यूएई भी है। तो ये दो आई से बन गया I2 और इन U से बन गया ये U2। तो I2U2 के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है मैंने आपको बताया ही दिया। शाम को 5 बजे संडे के दिन ये प्रोग्राम आता है। इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, इस प्लेलिस्ट पे आप चले जाएंगे तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस में ऑलरेडी कवर करा चुका हूं जो यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। तो उनमें आपको सारी चीज़ें एकदम बेसिक से बताई गई हैं। ऐसे ही आज भी हम पढ़ेंगे I2U2 के बारे में। अब I2U2 जो बना इसके पीछे जो है बहुत सारे अलग अलग कारण हैं। सबके यहाँ पर पर्सनल इंटरेस्ट है, इन इंटरेस्ट को भी हम समझना वाले हैं। और इसमें एक सबसे बड़ा एक समझौते की बात करेंगे जिसको बोला जाता है अब्राहम समझौता, अब्राहम एकॉर्ड। तो देखते हैं, एकदम शुरुआत से बात करेंगे जैसे हम हर ऑर्गेनाइजेशंस में एकदम पीछे से बात करते हैं, तो इसके बारे में भी बात करेंगे। तो यहां पर आपको एक चीज आएगी जिसका नाम है अब्राहम अकॉर्ड। अब्राहम अकॉर्ड का मतलब होता है अब्राहम समझौता। अब भाई अब्राहम समझौता क्या है? तो अब्राहम समझौता में 3 देश थे। एक था इजराइल, दूसरा था बहरीन, तीसरा था यूएई। ये जो है इन तीनों के बीच में कुछ समझौते कराए गए। किसके द्वारा? इसमें कोई मध्यस्थ भी था, तो उसका नाम है यूएसए। यूएसए ने इन तीनों के बीच में क्या करवा दी? एक तरीके से ग्रुप बनवा दिया। एक तरीके से इनके बीच में जो भी एक डिफरेंसेस थे, जो भी अंतर थे, उनको कम करके एक मंच पर लाने का काम किया यूएसए ने और एक तरीके का एक शांति समझौता करवाया अब्राहम एकॉर्ड नाम से। अब अब्राहम एकॉर्ड का क्यों इसमें इंपॉर्टेंस है? क्योंकि अगर हम इजराइल की बात करें तो इजराइल का अगर आप इतिहास पढ़ेंगे तो इजराइल से जो मुस्लिम देश हैं वो बहुत ज्यादा पसंद नहीं करते हैं इजराइल को। क्यों नहीं पसंद करते हैं? क्योंकि एक यरूशलेम की बात करें या जेरूशलेम जिसको कहा जाता है, बहुत ही विवादास्पद स्थल हो जाता है क्योंकि वहां पर टेम्पल माउंट भी है जो यहूदियों की पूजा की भी जगह है। इसके अलावा वहां पर अलग सा मस्जिद भी है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। और साथ साथ जीसस क्राइस्ट का भी जो बताया जाता है कि जो शुरुआती जीवन था वो वहीं पर ही गुजरा था। तो तीनों ही धर्मों के लिए जो है ये बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। मतलब आपका इजराइल जो है, इजराइल के अंदर जो यरूशलेम है वो आपका किसके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है? क्रिश्चियनिटी के लिए, मतलब ईसाइयत के लिए भी महत्वपूर्ण है, यहूदियों के लिए, ज्यूश के लिए भी इंपॉर्टेंट है और मुस्लिम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बताया जाता है कि वहां से जो है गिब्राइल जो था, मोहम्मद पैगंबर साहब को जो उनको अनुभूति हुई थी, जो ज्ञान हुआ था, वो वहीं से प्राप्त हुआ है उनको। तो अलग सा मस्जिद मुस्लिमों की भी बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, टेम्पल माउंट ज्यूश की बहुत जगह है। जीसस क्राइस्ट जो है वो इजराइल का जो क्षेत्र था यरूशलेम वहीं से बिलोंग करते थे। तो इसलिए ये तीनों ही के लिए बहुत महत्वपूर्ण जो है जगह होती है। लेकिन इनके बीच में आपने सुना है कि जब से काफी जो है खींचातानी चलती रही है, जेनोसाइड हुआ है इजराइल के लोगों का, मतलब ज्विश लोगों का, जो हिटलर ने भी काफी इन लोगों को जेनोसाइड किया, पूरा पूरा जो गैस चैम्बर में मार दिया गया। ये एक वैसे अलग विषय है, लेकिन यहाँ पर अब्राहम शब्द आया इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं। क्योंकि अगर हम बात करें ज्यूश की, मतलब यहूदियों की, क्रिश्चियनिटी की मतलब ईसाइयत की, इसके अलावा मुस्लिम या इस्लाम की, तो इनको अगर आप देखेंगे तो ये तीनों ही धर्म जो बताए जाते हैं ये अब्राहमिक रिलीजन कहलाते हैं। अब्राहमिक रिलीजन क्यों कहलाते हैं? अब्राहम से ही क्यों जुड़े हुए हैं? क्योंकि बताया जाता है कि इनके जो प्रमुख व्यक्ति रहे हैं, इन तीनों धर्मों में बहुत ज्यादा समानता है। ये तीनों ही मूर्ति पूजन के अगेंस्ट हैं। ये मोनोथिज्म, एक ईश्वरवाद जो है मानते हैं।
और इन्हीं में जो एक महत्वपूर्ण पैगंबर हुए या फिर हम प्रॉफिट बोल सकते हैं वो अब्राहम हुए, और ये तीनों के लिए ही बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो यूएसए ने क्या किया, इस चीज का फायदा उठाते हुए कि ये देश आपस में ना लड़े, बहरीन, यूएई और इजराइल, इनके बीच में अलग सा मस्जिद को लेकर काफी विवाद बीच में भी हुआ था, तो इस चीज को दूर करने के लिए यूएसए ने इनके बीच में मध्यस्थता कराई। किसके कारण? अब्राहम एकॉर्ड के कारण। तो अब्राहम एकॉर्ड से ये सारे लोग एक मंच पर आ गए, और उसके बाद जो है भारत भी इसका एक सदस्य बन गया। तो I2U2 इस तरीके से बन गया। अब इसके पीछे क्या कारण था कि आपको लगे कि भाई शांति स्थापना करना चाहता है यूएसए, तो काफी अच्छा काम कर रहा है, लेकिन यूएसए की यहां पर एक टेक्निक थी कि इसको काउंटर करने के लिए, ईरान को काउंटर करने के लिए। ईरान में जो मेजोरिटी पॉपुलेशन है, जो यहाँ पर बहुमत जो जनसंख्या है, वो देखा जाए तो किसकी है? तो शिया मुस्लिमों की है। बाकी इन देशों में देखा जाए तो सुन्नी मुसलमान ज्यादा रहते हैं। तो ईरान और यूएसए की तो कई वर्षों से नहीं बन रही है। 2020 में जो सुलेमानी, जो कासिम सुलेमानी था, उसका भी जो असैसिनेशन हुआ, उसके बाद तो और ज्यादा बीच में जो है कड़वाहट बढ़ गई। तो यूएस जो है ईरान को काउंटर करने के लिए मिडिल ईस्ट में इन देशों को साथ में लाना चाहता था, तो उसने करा दिया अब्राहम एकॉर्ड। और अब्राहम एकॉर्ड ही, मतलब अब्राहम समझौता ही एक बहुत बड़ा कारण बना I2U2 बनने का। तो आपको उत्पत्ति समझ नहीं आई इसकी कि भाई क्यों बना? तो इसमें कहीं ना कहीं यूएस का भी पर्सनल इंटरेस्ट है, किसको काउंटर करने के लिए? ईरान को काउंटर करने के लिए। तो ये जो चीज थी, सितंबर 2020 में इजराइल, यूएई और बहरीन ने संयुक्त राज्य अमेरिका की मध्यस्थता में अब्राहम समझौते, जो अब्राहम एकॉर्ड पर हस्ताक्षर किए, जिसने आगे इजराइल और खाड़ी क्षेत्र के विभिन्न अरब देशों के बीच एक सामान्य जो है बताए संबंधों की बहाली का मार्ग प्रशस्त किया। भारत भी इसका सदस्य बन गया 2021 में। इसके अलावा I2U2 को आरंभिक रूप से अक्टूबर 2021 में अब्राहम समझौते के बाद समुद्री सुरक्षा, आधारभूत संरचना और परिवहन से संबंधित मुद्दों को संबोधित करने के लिए गठित किया गया था। अब I2U2 में कौन आ गया? इजराइल तो था ही। जब ये इस तरीके से सारे देश एक मंच पे आए तो भारत भी इसका सदस्य हुआ, इजराइल भी सदस्य हुआ, यूएई भी हुआ और यूएसए भी हो गया। तो ये मिलकर बन गया I2U2, मतलब इंडिया, इजराइल, यूएसए, यूएई। तो ये जो है ये कब हुआ है? तो अक्टूबर 2021 से। ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो सितंबर 2020 में हुआ वो कौन सा समझौता हुआ? अब्राहम समझौता हुआ। और अब्राहम एकॉर्ड जो है ये यूएसए ने मध्यस्थता से करवाया, कारण मैंने आपको बता दिया। अब देखा जाए तो अगर हम आगे बात करें तो इसका उद्देश्य भागीदार चार देशों की क्षमताओं, ज्ञान और अनुभव की अनूठी जो सारणी का दोहन करना, जिससे I2U2 के गठन का मार्ग प्रशस्त किया जा सके। अब देखिए यहां पर मैं एक बहुत ही सिंपल चीज से आपको समझाता हूं। मान लिया जाए आप किसी क्लास में पढ़ते हैं, उस क्लास में आपके बहुत सारे दोस्त हैं, लेकिन क्या होता है कई बार उन दोस्तों में से कुछ लोगों का ग्रुप बन जाता है। तो ग्रुप बनने से क्या होता है कि और ज्यादा जो है उनके बीच में जो संबंध होते हैं वो गाढ़े हो जाते हैं, कई तरह के आपसी समझौते हो जाते हैं। तो वैसे ही है, ऐसा नहीं है कि भाई भारत के संबंध इजराइल से पहले खराब थे, I2U2 बनने से अच्छे हो गए, यूएसए से अच्छे हो गए। ये जो है पहले से मौजूद थे, लेकिन एक तरीके का कोई भी समूह बन जाता है तो और भी ज्यादा जो रास्ते होते हैं वो आसान हो जाते हैं। जैसे कि इसको बहुत एक सिंपल तरीके से समझ सकते हैं, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया आपको, क्लास में सारे लोग हैं, आपके बहुत सारे दोस्त हैं, आपसे उनकी बहुत अच्छी दोस्ती है, लेकिन आपने एक व्हाट्सएप पे ग्रुप बना दिया। अब उन व्हाट्सएप के ग्रुप बनाने से आप अपनी स्तर की प्लानिंग कर सकते हैं, आप अपने स्तर से हो सकता है कि कुछ ऐसी चीजें हों जो बाकी स्टूडेंट से आप पहले कर पाए। तो ये एक तरीके का ग्रुप ही समझना है I2U2 का, जो कि पहले से इनके बीच में संबंध ठीक है, लेकिन इसके बनने से और ज्यादा इनको चांसेस मिल गए। तो ये एक ग्रुप है I2U2। तो इसमें कौन कौन से देश हैं? तो भाई यूएसए हो गया, इसके अंतर्गत यूएई हो गया, इजराइल हो गया और भारत हो गया। तो इनको मिलाकर क्या बन गया? I2U2। तो आपसे पूछे भाई I2U2 है क्या, तो आप यही बताएंगे ये चार देशों का समूह है। तो इसमें I2U2 भारत, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात और संयुक्त राज्य अमेरिका, इसी को मिलाकर अगर इनके वर्ड्स देखेंगे तो आई इजराइल से हो गए, तो I2 और U2 जो है मैंने आपको बताया ही क्या है। तो संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और यूएसए गठित रूप का एक समूह है। इसे पश्चिमी एशियाई क्वाड भी कहा जाता है। इसे जो है पश्चिमी मतलब वेस्ट एशियाई क्वाड के नाम से भी जाना जाता है। इसका गठन जो है अक्टूबर 2021 में किस समझौते से हुआ? तो मैंने आपको बताया, अब्राहम समझौते के बाद समुद्री सुरक्षा, आधारभूत संरचना और परिवहन से संबंधित मुद्दों को संबोधित करने के लिए किया गया। इजराइल को देखा जाए तो आपका जो लाल सागर है वहां से बहुत सुएज कैनाल वाला जो क्षेत्र है और पूरा का पूरा मध्य जो भूमध्य सागर है वहां से जुड़ने में बहुत ज्यादा मदद हो जाती है। तो भाई जो आपका समुद्री सुरक्षा है, आधारभूत संरचना है, परिवहन संबंधित मुद्दे हैं, उसके लिए ये ग्रुप हो गया है।
इसके अलावा ये बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण, जो भी आपका बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मॉडर्नाइजेशन करना, हमारे उद्योगों के लिए कम कार्बन विकास के रास्ते, सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार, महत्वपूर्ण उभरती और हरित प्रौद्योगिकी। देखिए इजराइल के पास बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, यूएई के पास बहुत सारा फ्यूल है, अगर हम यूएसए की बात करें तो सुपर पावर है, तो इनके साथ एक ग्रुप बनाना और इस तरीके के मुद्दों से जो भारत भी जूझ रहा है उनसे आगे के लिए हमारा मार्ग प्रशस्त करना एक तरीके का इसका उद्देश्य है। तो इसके अंतर्गत ये सारी चीजें आ जाती हैं कि महत्वपूर्ण उभरती और हरित प्रौद्योगिकी के लिए विकास को बढ़ावा देने में मदद करने के लिए निजी क्षेत्र की पूंजी और विशेषज्ञताओं को जुटाने का इरादा रखता है, इसलिए ये I2U2 बनाया गया है। इस प्रकार I2U2 कोई नया गठन नहीं है, ये पहले से जो देश थे आपस में संबंध थे, लेकिन एक ग्रुप बन गया, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया। तो I2U2 कोई नया गठन नहीं है, बल्कि देशों के बीच पहले से मौजूद रणनीतिक सहयोग का एक औपचारिक रूप है, जिसका उद्देश्य एक ऐसा ढांचा विकसित करना है जो दोनों देशों को एक दूसरे की आर्थिक सुरक्षा को अधिक प्रभावी ढंग से सेवा प्रदान करने में अनुमति देता है। तो इस तरीके से क्या बना दिया गया, I2U2 बना दिया गया। अगर आपसे इसके मुख्य उद्देश्य पूछे जाएं तो भाई उद्देश्य क्या है, तो सारे देश जो हैं इसके जो मेंबर्स हैं वो क्या करना चाहते हैं, इनके बीच में आर्थिक तरीके का विकास हो, समुद्री सुरक्षा के ऊपर बातचीत की जाए। इनके 6 विषय रखे गए हैं, तो उस पर भी हम बात करेंगे। इसका घोषित उद्देश्य पारस्परिक हित के सामान्य क्षेत्र हैं, जो मतलब एक कॉमन जो इंटरेस्ट है उन चीजों को बढ़ावा देना, और उसके बाहर व्यापार और निवेश में आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा करना। इस तरीके का एक ग्रुप है, और ये कुछ जो है इनके क्षेत्र भी हैं जिन पर ये विशेष तौर पर काम करेंगे। तो देशों द्वारा परस्पर सहयोग के 6 क्षेत्रों को यहाँ पे देखिए 6 एरियाज को इन्होंने टारगेट किया हुआ है, पहचान की गई है। इसका उद्देश्य जल मतलब वाटर, ऊर्जा मतलब एनर्जी, इसके अलावा परिवहन ट्रांसपोर्ट, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा में संयुक्त निवेश को प्रोत्साहित करना है। तो ये 6 एरिया बहुत अच्छे से देख लीजिए, वाटर रिलेटेड, एनर्जी रिलेटेड, इसके अलावा परिवहन ट्रांसपोर्ट रिलेटेड, अंतरिक्ष रिलेटेड, स्वास्थ्य हेल्थ रिलेटेड और खाद्य फूड सिक्योरिटी रिलेटेड, ये 6 एरियाज को टारगेट कर रहे हैं, संयुक्त निवेश को प्रोत्साहित करना है। तो ये इनका मुख्य उद्देश्य हो जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें इनका मुख्य कार्य क्या है, तो कुछ चीजों पे ये कार्य कर रहे हैं। जैसे कि अगर हम बात करें सुरक्षा सहयोग प्रदान करना, इसमें देशों को इन समूह के ढांचे के भीतर 4 देशों के बीच सुरक्षा सहयोग तलाशने में मदद मिलेगी कि भाई भारत को कहीं से आंतरिक खतरा है या बाहरी खतरा है, तो ये देश उसमें मदद करेंगे। जैसे यूएसए को कोई खतरा हो रहा है या यूएई को कोई खतरा हो रहा है, तो ये आपस में एक ग्रुप बना हुआ है और उस तरीके से ये एक दूसरे की सुरक्षा सहयोग प्रदान करेंगे। दूसरा है तकनीकी हब, इनमें से प्रत्येक देश एक तकनीकी केंद्र है। निसंदेह इनमें से प्रत्येक देश में जैव प्रौद्योगिकी प्रमुख है, मतलब बायोटेक्नोलॉजी की बात करें तो वो भी इनके पास है। इजराइल के पास भी अलग टेक्नोलॉजी है, कई तरह की टेक्नोलॉजी। आपने सुना था जब मोदी जी बेंजामिन नेतन्याहू से मिलने भी गए थे, तो वहां पे उन्होंने समुद्री पानी पिलाया था उनको कि भाई वहां पे खारे पानी को बहुत आसानी से जो है फिल्टर करके हमारा नॉर्मल वाटर बना दिया जाता है। तो ऐसी कई तरह की टेक्नोलॉजीज हैं इन देशों के पास, तो वो आपस में साझा करना। इसके अलावा खाद्य सुरक्षा, फूड सिक्योरिटी सारे देशों की एक बहुत बड़ी चिंता होती है। ये पहल खाद्य सुरक्षा पर चर्चा करने का अवसर भी प्रदान करती है। विभिन्न क्षेत्रों में एक साथ काम करना है, ये देश कई स्तर पर सहयोग कर सकते हैं, चाहे वो तकनीक हो, व्यापार हो, जलवायु हो, कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई हो या सुरक्षा भी हो। इन सारी चीजों में ये देश के पास कॉमन इंटरेस्ट है। आर्थिक जो स्थिति भी है वो भी काफी अच्छी, और भारत के लिए भी एक बहुत अच्छा जो है ये एक प्लेटफॉर्म है, क्योंकि यूएसए को देखें, यूएई को देखें, इनके पास कहीं ना कहीं एक अलग अलग लेवल पे एक सुप्रीमेसी है। एक इनके पास ये काफी, जैसे यूएसए के पास अर्थव्यवस्था काफी मजबूत है, टेक्नोलॉजीज में काफी अच्छी है। इजराइल जो है इनोवेशन टेक्नोलॉजीज में काफी आगे है। इसके अलावा यूएई की बात करें तो उसके पास फॉसिल्स जो है गल्फ कंट्री हो जाती है, तो तेल वगैरह की जो चीजें हैं उनसे ली जा सकती है। तो भारत के लिए क्या महत्व रखता है, यही सबसे महत्वपूर्ण है। ये सारी चीजें तो ग्रुप हैं, लेकिन भारत के लिए क्या क्या है, तो भारत की पश्चिमी एशियाई नीति, जो हमारी हमारी बोला जाए कि जो वेस्ट एशिया जो पॉलिसी है उसमें बहुत ज्यादा मदद करेगा। अब तक भारत की पश्चिम एशियाई नीति है उन्हें मुख्यतः अरब देशों और इजराइल के साथ अपने द्विपक्षीय संबंधों को एक दूसरे से अलग रखने पर बल दिया। अब भारत के पास अवसर है कि यूएई और इजराइल के साथ अपने संबंधों का अभिसरण कर सके। मतलब अभी तक भारत क्या कर रहा था, जो वेस्ट एशिया के देश हैं उनके साथ एक इंडिविजुअली, मतलब किसी एक देश यूएई के साथ है तो उसका आंतरिक संबंध है, लेकिन किसी देश के साथ कोई समूह रूप में नहीं था। मतलब इंटरेस्ट जो होते थे 2 लोगों के बीच में बातचीत होती थी, लेकिन इस ग्रुप बनने से एक तरीके से भारत के पास भी अवसर है कि भाई कोई भी तरह का अगर ट्रेड हो रहा है, कोई नई चीज पर एग्रीमेंट हो रहा है, तो इन सारे देशों को साथ में लेके आगे बढ़ सकता है भारत। इसके अलावा अब्राहम समझौते से भी भारत को लाभ है कि भाई अब्राहम समझौता एक पीस
एग्रीमेंट किया गया है इन देशों में कि भाई आपस में जो भी अंतर है उनको दूर किया जा सके, उससे भारत को भी फायदा है कि अब्राहम समझौते से भारत को संयुक्त अरब अमीरात और अन्य अरब देशों के साथ अपने संबंधों को जोखिम में डाले बिना इजराइल के साथ संबंधों को गहरा कर सकने का लाभ मिलेगा। क्योंकि भाई इजराइल जो है उसके एंटी इजराइल रहते थे सारे मुस्लिम देश, लेकिन जब अब्राहम समझौता हो गया कि यूएई उनके साथ है, तो भारत अगर उसका साथ भी देगा तो कोई उंगली नहीं उठा पाएगा कि भाई हम इजराइल का साथ दे रहे हैं, और सारा एक तरीके से समावेश बना रहेगा। इसके अलावा मुनाफा बाजार, भारत एक विशाल उपभोक्ता बाजार है और ये उच्च प्रौद्योगिकी और अत्यधिक मांग वाली वस्तुओं का अग्रणी उत्पादक भी है, जो पश्चिमी एशिया के निवेशकों को आकर्षित करेगा। तो कई तरह के फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी भारत आ सकते हैं इसके कारण। इसके अलावा भू राजनीतिक उपस्थिति को भी प्रोत्साहन देना, हम बहुत सारे जो चीजें हैं जैसे चाइना को काउंटर कर सकते हैं, पाकिस्तान को काउंटर कर सकते हैं, हमारी इंटरनल सिक्योरिटी के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो I2 विशेष रूप से पश्चिम एशिया में भारत की भू राजनीतिक उपस्थिति को बढ़ावा देगा और भारत रणनीतिक और आर्थिक रूप से स्वयं को प्रमुख विश्व खिलाड़ी के रूप में यहाँ पे स्थापित कर सकता है। इसके अलावा पश्चिम एशिया में लगभग 8 से 9 मिलियन भारतीय निवास करते हैं। बहुत सारे इंडियंस हमारे यहाँ पर रहते हैं, जिनमें से केवल संयुक्त अरब अमीरात में ही 25 लाख भारतीय मौजूद हैं और भारत की सद्भावना दूत के रूप में अपनी उपस्थिति रखते हैं। तो वही जहां पर इंडियन पॉपुलेशन है, इंडियन डायलेक्ट हो है, इसके अलावा इंडियन रिलेशन रहेगा और साथ साथ एक तरीके से एक मंच भी है, प्लेटफॉर्म, तो हम कई तरह की अपने लिए चीजें करवा सकते हैं। तो भारत के लिए एक तरीके से भू राजनीतिक जो जियो पॉलिटिक्स है उसमें भी बहुत बड़ा लाभ है। पश्चिम एशिया के भारतीय समुदाय धन प्रेषण रेमिटेंस के माध्यम से भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान करते हैं और I2U2 के माध्यम से पश्चिमी एशियाई देशों के सहयोग की वृद्धि से आवक धन प्रेषण में भी वृद्धि होगी। अब देखिए, आपने कई तरह के अकाउंट सुने हैं, जैसे नोस्ट्रो अकाउंट होता है, वोस्ट्रो अकाउंट। मान लिया जाए कोई अरब अमीरात में, यूएई में बहुत सारे इंडियंस रह रहे हैं, लेकिन वो जब भारत पैसा भेजते हैं तो कई तरह के जो है वहां पे टैक्स कटते हैं, कई तरह के ट्रांसफर मनी कटते हैं। लेकिन भारत अगर इस तरीके की चीजें हैं, मतलब इस तरह का एक प्लेटफॉर्म बना के रखा है भारत ने, तो कल की डेट में एक एग्रीमेंट किया जा सकता है, कई तरह के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किए जा सकते हैं, वहां पर और प्रोत्साहित किया जा सकता है कि भारतीयों को भेजा जा सकता है, वहां से कई टेक्नोलॉजी को इंडिया में लाया जा सकता है। तो एक तरीके से समन्वय किया जा सकता है, बहुत सारा स्कोप यहां पर मिलता है और वहां की पॉलिटिक्स को भी इंडिया इफेक्ट कर सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोग रहते हैं, तो वहां की पॉलिटिक्स में भी भारत का दबदबा हो सकता है। तो ये सारी चीजें किसके कारण हो पा रही हैं? I2U2 और भारत इसका जो है एक सदस्य है, इस कारण ये सारी चीजें हो सकती हैं। तो इन चीजों पर हमने बात की है। इसके अलावा अगर हम आगे बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवास पर संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2017 में खाड़ी देशों से भारत को प्राप्त आवक प्रेषण लगभग $38 बिलियन रहा है। लेकिन इसी चीज को कई तरह के जो उनके फंड कटते होंगे, तो उस चीज को और बढ़ाया जा सकता है अगर कोई भी तरीके का एक समन्वय हो, एक मतलब एक कॉमन पेज पर ये देश आए, तो कई तरह के एग्रीमेंट्स कर सकते हैं और इससे भारत के रहने वाले लोगों को जो यहाँ पर रह रहे हैं या भारतीय कहीं बाहर जाकर रह रहे हैं, तो उसको और ज्यादा जो है एक्सपैंड किया जा सकता है और ज्यादा स्मूथ किया जा सकता है इन सारी चीजों के कारण। अब देखा जाए तो आगे की क्या राह है, इस पर भी बात कर लेते हैं कि भाई I2U2 से कहीं ना कहीं कुछ चैलेंजेस भी खड़े होते हैं, कई तरह के इससे भारत को फायदे भी हैं। तो आगे किस तरीके से भारत को आगे बढ़ना चाहिए, इस पर भी बात करें तो सबसे पहली चीज देखिए, केवल साझेदारी ही आज के संघर्षों और अतिव्यापी चुनौतियों को दूर कर सकती है। मतलब आप आज किसी के साथ युद्ध लड़कर, जैसे अगर हम यूक्रेन की बात करें, रूस के साथ युद्ध से कोई हल नहीं निकल रहा है, बात में समझौते से ही निकलेगी, आखिरी में युद्ध दोनों देश लड़ेंगे, कई तरह की वहां पर लोगों की जानें जाएंगी, बहुत सारी प्रॉपर्टीज का नुकसान होगा। लेकिन कोई भी बात होती है किसी भी देश के बीच में, तो वो किस चीज से होती है? आपकी साझेदारी से ही होती है, एक पार्टनरशिप से ही होती है। और भारत के पास एक अच्छा यहाँ पर अवसर है कि अच्छे यहाँ पर मिडिल ईस्ट में, आपका पश्चिमी एशिया में भारत अपना दबदबा बना सकता है। तो केवल साझेदारी ही आज के लिए संघर्षों और अतिव्यापी चुनौतियों को दूर कर सकती है, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा है, जो हमारे यहाँ कई तरह की जो बिजली संकट है, खाद्य सुरक्षा के लिए है। तो इन देशों के साथ मिलकर हम आगे बढ़ सकते हैं। जलवायु परिवर्तन तो सारा ही विश्व जो है फेस कर रहा है, स्वास्थ्य देखभाल संबंधी जो चीजें हैं उनको भी हम यहाँ पर बहाल कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरा बोले तो भारत के मध्य पूर्व के साथ भी बहुत पुराने संबंध है और ना केवल खाड़ी देशों बल्कि वर्षों से इजराइल के साथ भी संबंध रहे। तो इस चीज को एक ग्रुप बनने से और भी अच्छी चीज है कि हम कई तरह के अपने डायरेक्ट मैसेजेस, हमारे जो डायरेक्ट जो चीजें हैं, हमारे कई तरह के जो संदेश हैं इन देशों को पहुंचा सकते हैं, जो भारत के लिए आगे लाभप्रद हो सकते हैं। इसके अलावा इसलिए जिस तरह संयुक्त राज्य अमेरिका इस क्षेत्र में इजराइल के एकीकरण को मजबूत करने में मदद करने में एक महत्वपूर्ण और केंद्रीय भूमिका निभा रहा है, उसी तरह भारत को भी इसमें भूमिका निभानी है। तो जैसे यूएसए ने अपने इंटरेस्ट के लिए क्या किया,
अब्राहम अकॉर्ड कराया, तो भाई भारत भी अपने कई तरह के जो देश हैं उनके साथ, जो कच्चा तेल भारत इतना ज्यादा खरीदता है, हम आगे नेचुरल गैस के लिए भी कई तरह की डील कर सकते हैं, तो ये सारी चीजों में भारत को मदद मिल सकती है और यूएसए की तरह भारत भी आगे बढ़ सकता है। इसके अलावा भारत इंडो पैसिफिक में ये कहते हुए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि वो इंडो पैसिफिक में सबसे बड़े, सबसे महत्वपूर्ण और सबसे रणनीतिक रूप में परिणामों देशों में से एक है, इसलिए उसे क्वाड के माध्यम से हमारी रणनीतियों में केंद्रीय भूमिका निभानी चाहिए। तो भाई दोनों तरफ जो है भारत, जैसे ये वेस्ट का क्वाड कहला रहा है, तो ईस्ट के क्वाड में भी भारत का जो है बहुत बड़ा दबदबा है। तो इस तरीके से एक समन्वय कर सकता है भारत और एक जो है बोला जाए कि एक बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है, क्योंकि भारत की दोनों तरफ ही जो है पकड़ अच्छी हो जाएगी। तो ये भारत के पास एक बहुत अच्छा स्कोप है I2U2 का जो है एक सदस्य बनकर। तो आगे ये तो अभी 2021 में ही बना है, अभी 2023 चालू हो रहा है, इसका एक सम्मेलन भी हो चुका है 2022 में, उसके बारे में भी देख लेते हैं कि भाई कहाँ हुआ था। तो इसका जो पहला I2U2 का जो शिखर सम्मेलन था वो 14 जुलाई 2022 को आयोजित हुआ था, और इसमें भारत, इजराइल, यूएई और यूएसए एक समूह हुआ करते थे। ये वर्चुअली आयोजित हुआ था कोविड के कारण, और इसमें अवधारणा जो थी 18 अक्टूबर 2021 को आयोजित समूह देशों के विदेश मंत्रियों की जो एक बैठक हुई थी उसके बाद इसको आयोजित किया गया था। इसके अलावा इसका उद्देश्य जो मैंने आपको बताया था 6 एरियाज जो हैं, जल, ऊर्जा, परिवहन, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा क्षेत्रों पे किया गया था। और जो ये वर्चुअल मीटिंग हुई थी इसमें कौन कौन प्रेजेंट था, तो यूएई के राष्ट्रपति जो थे शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान थे, इजराइल के प्रधानमंत्री येर लेपिड थे। देखिए अब जो है इजराइल के प्रधानमंत्री बदल चुके हैं, बेंजामिन नेतन्याहू वहां के प्रधानमंत्री बन चुके हैं, लेकिन जब जो ये मीटिंग हुई थी वर्चुअली उसमें कौन था, तो येर लेपिड हुआ करते थे। यूएसए से जो बाइडन थे और भारत के प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी जी थे। तो इन चारों ने ये वर्चुअली मीटिंग की थी। तो होप आपको जो है इसके बारे में I2U2 के बारे में अच्छे से समझने आया होगा। इससे ही जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपको दे रहा हूँ, इसका आंसर की कोशिश करेंगे। तो पहला I2U2 नेताओं के शिखर सम्मेलन 2022 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना है कि I2U2 भारत, इजराइल, यूएई और यूएसए का एक समूह है। इसका पहला शिखर सम्मेलन 14 जुलाई 2022 को वर्चुअली आयोजित किया गया था। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है या नहीं, केवल एक, केवल दो, एक या दो, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। इसका आंसर आपको इस टेलीग्राम ग्रुप पे भी मिलेगा, और भी बहुत सारे क्विजेस वहां पे आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा और भी कोई तरह की प्रॉब्लम्स हैं तो इन सोशल मीडिया हैंडल पे मुझसे जुड़ सकते हैं। इस लेक्चर की पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। और भी कोई तरह के डाउट्स हैं तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।